हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफी। क्लास 10th की ज्योग्राफी चल रही है और आज ये लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का, जिसको हम 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। अब सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ क्या हैं, इनका मीनिंग हम समझते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सबको पता है। अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि अर्थ, जिसमें हम राष्ट्र के निर्माण में जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या भूमिका है, और उस अर्थव्यवस्था में जिस तरह से जीवन रेखाएं होती हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जीवन रेखाएं मतलब अर्थव्यवस्था को किस तरह से मजबूती, किन किन चीज़ों से अर्थव्यवस्था क्या होती है, मजबूत होती है। उसी का संदर्भ यहाँ किस चीज़ से है, तो जीवन रेखा से है। मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को किन चीज़ों से मजबूती प्रदान होती है, वो कौन से कारक हैं, कौन से जो है निर्माण के तत्व हैं जिनसे हम अपने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी राष्ट्र के निर्माण में किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका है, तो परिवहन की। किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा है, तो परिवहन। ठीक है, यानी हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, उसके लिए क्या चाहिए, परिवहन चाहिए। हम अपनी चीज़ों की जो हमें जीवन यापन के लिए जो आवश्यकता है उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए क्या चाहिए, तो परिवहन चाहिए। अब इन्हीं परिवहन के जो प्रकार हैं, जैसे जल परिवहन है, स्थल परिवहन है, वायु परिवहन है, इसके बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, आशा है आप लोग इस जो है चैप्टर का जो नाम है उसका क्या आशय है आप समझ गए होंगे। तो आइए डिटेल से पढ़ते हैं। कह रहा है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंचती। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु तो क्या चाहिए, तो परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो व्यापारी कहते हैं। व्यापारी क्या करते हैं, तो जो उत्पाद होता है उसको परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान यानी उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम व्यापारी कहते हैं। ठीक हो गया। कह रहा है कि अतः उपभोक्ताओं तक पहुंचाते, अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन यानी मूवमेंट की सुविधा पर निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं को लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। कौन कौन से होंगे, वस्तुओं को ले जाना ले आने में, जैसा कि मैंने बताया, स्थल, जल और वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल और वायु परिवहन में क्या किया गया है, तो वर्गीकृत किया गया है। अब कह रहा है कि बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे पे क्या हैं, पूरक हैं। अब यहाँ देखिए कि परिवहन के जो साधन हैं कौन कौन से हैं, तो स्थल है, जल है और वायु है। अब स्थल परिवहन में क्या क्या है, तो सड़क है, रेल है और पाइपलाइन है। मुख्य रूप से स्थल परिवहन में 3 हो गए। जल परिवहन में क्या है, तो एक आंतरिक जल है और दूसरा क्या है, सामुद्रिक जल है। आंतरिक जल का मतलब जो अब देश के अंदर ही होता है जल परिवहन, उसको हम आंतरिक कहते हैं। समुद्री जल में क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में भी जो हम परिवहन करते हैं उसे समुद्र के। अब वायु परिवहन में क्या है, तो एक घरेलू वायु हो गया जिसको डोमेस्टिक जो है सेवा बोलते हैं, और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय। अब घरेलू में ही एक सार्वजनिक है और दूसरा क्या है, निजी है। सार्वजनिक का मतलब क्या हो गया कि जो सरकार की जो एयरलाइंस चलती है उसको सार्वजनिक बोलते हैं, और जो निजी कंपनियां, जैसे आप किंगफिशर जानते हैं जो बंद हो चुकी है,
या स्पाइस जेट है या इंडिगो है या विस्तारा है, इस तरह की एयरलाइंस जो हैं ये किस कंपनी के अंतर्गत हैं? तो ये निजी के अंतर्गत। और एयर इंडिया क्या है? तो सार्वजनिक केंद्र के अधीन वो आती है। क्लियर हो गया? आइए, आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में क्या कर रहे हैं? तो अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं और साधनों में बढ़ोतरी की है। अब इस अध्याय में हमको पढ़ना क्या है? तो इस प्रकार आधुनिक संचार परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे परिवहन, जो ट्रांसपोर्ट है, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या है, तो स्थल परिवहन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसको हम विस्तार से देखते हैं। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल का कितना है? देखिए, भारत में जो सड़क जाल है वो 54.7 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा क्या है? अधिक सुविधाजनक है। सड़क परिवहन निर्माण के लिए रेल परिवहन की अपेक्षा क्या है? अधिक सुविधा। क्यों? कि सड़क जो है उबड़ खाबड़ रोडों पर जो है जगह पे भी बन जाती है, लेकिन रेल परिवहन के लिए समतल जगह चाहिए और लागत ज़्यादा है रेल परिवहन में। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। अब रेल परिवहन और सड़क परिवहन में यहाँ कंपेरिजन देख लेते हैं। रेल परिवहन में क्या है और सड़क परिवहन में क्या है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत क्या है? बहुत कम है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभाग पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल पर बढ़ता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में भी सड़क क्या है? मितव्ययी है, मतलब कम लागत में ये हो सकती है। मितव्ययी का मतलब हो गया है कि जिसमें व्यय कम करना पड़ता है। ठीक है, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत क्या है? कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पतन को जोड़ती हैं। भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें कितने प्रकार में बांटा गया है फ्रेंड्स? तो 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों को मानचित्र देखें और इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। अब देखिए, यहाँ पर जो सड़क परिवहन है उसको कितने भागों में बांट दिए, वर्गीकृत किए हैं? तो 6। पहला क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, जिसको क्या बोलते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जिसको अटल जी के समय में जो स्टार्ट किया गया था। आइए देखते हैं। भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, कहाँ से? तो दिल्ली से कोलकाता और चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे बने। कौन कौन से? तो एक तो है उत्तर से दक्षिण गलियारा, जो क्या करता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और दूसरा क्या है? जो पूर्व से पश्चिम गलियारा, जिसको असम में सिलचर से लेकर के और पोरबंदर जो गुजरात में पश्चिमी सिरा है वहाँ तक जोड़ने के लिए इस राजमार्ग का निर्माण किया गया। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारत के मेगा सिटी के मध्य दूरी और परिवहन समय को क्या करना है? कम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के आधार क्षेत्र में है। अब देखिए, एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो महाराजमार्ग है वह किसके अंतर्गत है? तो NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन ये काम करती है। क्लियर हो गया? एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल गया। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे। अब नेशनल हाईवे क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण रखरखाव केंद्र कौन करता है? तो CPW करता है। अब देखिए, C का मतलब हो गया सेंटर, P का पब्लिक, W का वर्क और D पार्क का होगा डिपार्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है किसका रखरखाव करता है? तो नेशनल हाईवे का करता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल गया यहाँ पे। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। यह राजमार्ग संख्या क्या है? तो 1 है।
ठीक हो गया। अब तीसरा क्या आ गया, तो राजमार्ग आ गया, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेट हाईवे। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से, इसमें क्या होता है, तो राज्य की जितनी राजधानी है उनको जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम इस राज्य राजमार्ग द्वारा किया गया। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व तो राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग। अब इसका देखिए, जो स्टेट हाईवे हैं इनका जो रख रखाव, इनकी जो देखभाल करता है, बनाने का और मरम्मत करने का कौन करता है, तो PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करता है। वहीं देखिए आपको जो है नेशनल हाईवे कौन करता है, तो CPWD, ठीक है, CPWD था वहाँ पे, यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था। क्लियर हो गया। आइए नीचे देखते हैं। अब जिला मार्ग आ गया। तो जिला मार्ग क्या है, तो ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका है, तो जिला परिषद का है, ठीक है। अन्य सड़कों में क्या है, तो इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँवों के शहरों से जुड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है वो किस तरह का है, तो अन्य सड़क में आता है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं, जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से, मतलब गांवों को शहरों से जोड़ने का काम पक्की सड़कों द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव है। लास्ट का है क्या, तो सीमांत सड़कें किसे कहते हैं, तो जो उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन है। ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। इसमें क्या है, तो सीमा सड़क संगठन है। जितनी भारत की सीमाएं हैं, बॉर्डर की सीमाओं तक रोड का जो काम होता है वह काम सीमांत का तात्पर्य क्या हो गया, सीमा से संबंधित, ठीक है। यानी भारत की जो सीमाएं हैं, जैसे आपका लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश का है, सिक्किम का है, या पाकिस्तान का पास LOC है, चाइना का LAC है, इन सब क्षेत्रों को जो सड़कों बनाने का काम होता है, उन सड़कों को सीमांत सड़कें कहते हैं। जो क्या उनसे करता है, जो भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन किया जाता है। आशा है क्लियर हो गया होगा। यह संगठन कब हुआ, तो 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में क्या हुआ, अभिगम्यता बढ़ी, मतलब वहाँ आने जाने का जो है मार्ग बना, तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में क्या हुई, सहायक हुई। ये पहाड़ी रास्ते पे देख सकते हैं बना हुआ है। अब सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, अतः ये 12मासी सड़कें हैं। मतलब पक्की सड़कें क्या होती हैं, तो 12मासी होती हैं, और कच्ची सड़कें क्या होती हैं, तो बरसात ऋतु में क्या हो जाती हैं, अनुपयोगी हो जाती हैं, मतलब प्रयोग में नहीं आ पाती है, पानी लग जाता है या धंस जाती है, ये सब तमाम समस्याएँ हैं। तो ये तो रहा फ्रेंड्स सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन में रेल परिवहन देख लेते हैं हम लोग। अब रेल परिवहन में क्या है, तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण तथा तीर्थयात्री व लंबी दूरी तक का सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समय के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है, प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी, देखिए ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है, ये सब लोगों को जानना भी चाहिए। कब चली, तो 1853 में पहली चली। कहाँ से, तो मुंबई से ठाणे के बीच, और दूरी कितनी थी, तो 34 किलोमीटर, ठीक है। भारतीय रेल परिवहन को कितने मंडलों में बांटा गया है, तो 16 प्रमुख प्रखंडों में बांटा गया है। वर्तमान रेल प्रखंड व उनके मुख्यालय बताएं, कह रहा है भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों को, मुख्यालयों को प्रदर्शित करें। ये आप लोगों का काम है, मैप पे आप देख करके इसको, उस जगह को सुनिश्चित करिए। अब वर्तमान रेल प्रखंड उनके भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों को मुख्यालय को प्रदर्शित करें, कह रहा है। अब देखिए भारतीय रेल जो है 66,687 किलोमीटर लंबे मार्ग को अनेक गेज पर तय करती है। जैसे जो रेलगाड़ी चलती है उसके गेज निर्धारित हैं। कितने गेज हैं, तो 3 गेज हैं। एक होता है बड़ी लाइन गेज, ठीक है, मतलब जो रेलवे लाइन होती है, ये ट्रैक जो होते हैं, तो इसके बीच के जो ये दूरी होती है, इसको हम गेज कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बड़ी लाइन का मतलब होता है जो इसके बीच की दूरी को 1.676 मीटर जिसकी जो है चौड़ाई होती है, उसको क्या कहते हैं, बड़ी लाइन कहते हैं, ठीक है। और जिसका
1 मीटर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है 1 मीटर होता है, वो क्या हो गई मीटर लाइन हो गई। और छोटी लाइन जिसको बोलते हैं जो 0.762, मतलब सबसे छोटी जिसकी गेज होती है वो क्या हो गई, वो छोटी लाइन हो गई, जिसमें पैसेंजर ट्रेनें वगैरह आप लोग देखते हैं चलती हैं। बड़ी लाइन में एक्सप्रेस चलती है, सुपर फास्ट ट्रेनें चलती हैं। तो इस तरह से अब इनका बता रहा है कि बड़ी लाइन की जो रूट है कितना है, तो सबसे ज़्यादा है वह कुल मार्ग कितना है, तो 1,12,388 है। मीटर लाइन का 4,747 है। और वहीं जो है छोटी लाइन का क्या है, तो सबसे कम है, कितना है, तो 2495 ये किलोमीटर है। क्लियर हो गया। आइए नीचे देखते हैं। ये 2015-16 का आंकड़ा था भारत परिवहन मंत्रालय द्वारा। अब देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें क्या हैं, तो देखिए भू आकृतिक है, आर्थिक है और प्रशासनिक कारक हैं। उत्तरी मैदान में क्या होगा, तो अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास में वृद्धि में सहायक रहा है। अब उत्तर का मैदान जो है समतल है और जनसंख्या भी है, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या है, तो रेल परिवहन को जो है बनाने में सहायता मिला है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं, प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग क्या है, उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों में। वहीं जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ क्या है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं और सुरंगों आदि को से गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। तो ये तो धरातल की बनावट के हिसाब से रेलवे को किस तरह से जो है विकास मिला है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कह रहा है इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना क्या है, कठिन है। अब सह्याद्री तथा उससे सन्निहित क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आगमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यह असंख्य समस्याएं हैं, जैसे भूस्खलन हो जाता है। भूस्खलन मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब बारिश होती है तो उसके साथ जो है पहाड़ का कुछ भाग टूट करके नीचे जो गिर जाता है, पत्थर उत्थर नीचे आते हैं, मिट्टी जो है स्खलन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का क्या होता है, धंसना आदि। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से क्या करते हैं, गाड़ी को रोक देते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। सही बात है, लोग क्या करते हैं, बिना टिकट के चढ़ जाएंगे, जहाँ मर्जी तहाँ चैन खींच करके क्या करेंगे, तो ट्रेन को रोक करके और अपने रास्ते चल देंगे। पाइपलाइन देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो स्थल में ही हमने पढ़ा, सड़क पढ़ लिया और जो है अभी सड़क में ही जो है ट्रेन का देखा हमने और पाइपलाइन। तो भारत के परिवहन मानचित्र पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में क्या करने के लिए, तो पानी पहुंचाने के लिए होता था। पानी को पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया। और आज क्या है, तो इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्रों से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुँचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएँ जैसे क्या है, तो बरौनी, देखिए बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत क्या है, न्यूनतम है। और वाहनांतरण, देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर हैं। मतलब जब पाइप से कोई भी जो है पेट्रोलियम या गैस जो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो इसको लगाने में थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन लग जाने के बाद से आप बड़े कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेट्रोलियम है या गैस है या जो भी चीज़ें हैं आप पहुंचा देते हैं, और इसमें हानियां भी लगभग नहीं के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर हम यहीं जो है समाप्त करते हैं।
शेष पार्ट जो है हम अगले वीडियो में लेके आएंगे आप लोगों के लिए। आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।